नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 4, जिसका शीर्षक है मुगल साम्राज्य। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ पर लोगों में एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, वहाँ पर शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, यानी कि अपने पूर्वजों के विपरीत, मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य को पूरा किए जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा जैसे राज्य पर अपना विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे एवं शासन संबंधी जो कार्य किए वे राज्य के पतन के बाद भी जारी रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिनके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत ना रख सके। जैसा कि आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है मुगल कौन थे। हम जानेंगे मुगल कौन थे इसके बारे में। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। पहला, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। चंगेज खां का जो शासन क्षेत्र था वो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर था। दूसरा, पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। तैमूर का जो शासन क्षेत्र था वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की था। लेकिन मुगल मंगोल वंश के कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो चंगेज खां की स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी वो नरसंहार से जुड़ी हुई थी। और इसके दूसरी तरफ मुगल तैमूर वंश के वंशज कहलवाना पसंद करते हैं। वे तैमूर वंशज के होने पर गर्व का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो महान पूर्वज हैं वो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे। ठीक, आगे चित्र 2 दिया गया है। इसमें तैमूर और उनके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। इसमें बीच में तैमूर है और उनके दाहिने ओर उनका पुत्र मीरन शाह जो मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। और उसके बाद अबू सैद जो बाबर के दादा हैं। तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे और चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं और दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो यहाँ चित्र 2 दिखाया गया है। इसमें तैमूर और उनके उत्तराधिकारियों को दर्शाया गया है। यहाँ बीच में सेंटर में कौन है? ये तैमूर है। आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, जिनका शासन 1526 से 1530 तक चला। इन्होंने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। जब ये फरगना राज्य के उत्तराधिकारी बने तब इनकी उम्र 12 वर्ष की थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण इन्हें अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद इन्होंने 1504 में काबुल पर कब्जा किया और उसके बाद 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। उसके बाद वे दिल्ली और आगरा जैसे क्षेत्र पर कब्जा किए। ठीक, आगे यहाँ लिखा गया है, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीकी भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। तो भारत में बारूद की तकनीक 14वीं शताब्दी में लाई गई, लेकिन इसका जो प्रयोग हुआ वो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर द्वारा किया गया था। आगे
आगे तालिका एक दिया गया है, मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं, जिसमें पहले बाबर के बारे में लिखा गया है। इसका शासनकाल जो है 1526 से 1530 तक। इसमें इनके 3 युद्धों के बारे में दिया गया है। पहला 1526 का पानीपत का युद्ध, जो कि पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। दूसरा 1527 में खानवा का युद्ध, इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। तीसरा 1528 में चंदेरी का युद्ध, इसमें राजपूतों की हार हुई थी। आगे, अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही दिल्ली और आगरा पर क्या किया? मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे हुमायूं के बारे में दिया गया है। इनका जो शासनकाल है 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक। तो हुमायूं का शासनकाल जो पहला दिया गया है वो 1530 से 1540 तक दिया गया है। उसके बाद शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को दिल्ली से खदेड़ दिया गया था। फिर बाद में हुमायूं दिल्ली वापस आते हैं, जो कि 1555 में दिल्ली पर शासन करते हैं और 1556 तक रहते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। उन्होंने प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दिया। उनके जो भाई थे मिर्जा कामरान, उनकी महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने जो अफगान प्रतिद्वंदी हैं उनके सामने क्या हो गए? फीके पड़ गए। शेर खां ने हुमायूं को 2 बार हराया। पहला 1539 में चौसा के युद्ध में, दूसरा 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इन पराजय के बाद, यानी कि इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। दूसरा दिया गया है कि ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उन्होंने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, परंतु उससे अगले ही वर्ष एक इमारत में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे दिया गया है अकबर का शासनकाल। इनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। इनके शासनकाल को 3 भागों में बांटा गया है। तो अकबर जब सम्राट बने थे उनकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी। ठीक है, उनका शासनकाल 1556 से 1605 तक था, जो कि इनके शासनकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 1556 से 1570 तक के बीच रहा। यह जो शासनकाल है ये इनके जो संरक्षक बैरम खां हैं, इनके संरक्षण में ये अपना शासन करते हैं। इसके अलावा यहाँ दिया गया है कि इन्होंने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। तो ये इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से सैन्य अभियान चलाए थे। इन्होंने 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। दूसरा इनका जो शासनकाल है 1570 से 1585 के बीच का है। इन्होंने गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान किए और उसके बाद उन्होंने पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोहों ने और जटिल कर दिया। ठीक है, इनका जो तीसरा शासनकाल है वो है 1585 से 1605 तक के मध्य में। इसमें अकबर के साम्राज्य का विस्तार बताया गया है। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए अकबर ने, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने राज्य में जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और दक्कन में जो उन्होंने क्षेत्र को अपने हिस्सों में किया वो कौन कौन से थे? बरार, खानदेश और अहमदनगर। ठीक है, आगे जहांगीर का शासनकाल दिया गया है। इनका शासनकाल है 1605 से 1627 तक।
जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ की सिसोदिया के शासक अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, उन्होंने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां कहलाए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हसीर पर धकेलने के लिए प्रयास किए, लेकिन वे प्रयास असफल रहे। आगे शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक रहा। उन्होंने दक्कन में अभियान चलाए। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाए, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांधार सफाविदों के हाथों में चला गया। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। अब देखिए यहाँ पे अहमदनगर मुगल राज्य में कब आ रहे हैं, ये शाहजहां के शासनकाल में। और बीजापुर की सेनाओं ने क्या किया, सुलह करने के लिए निवेदन कर दिया। ठीक है, आगे 1657 से 58 के बीच में शाहजहां के पुत्रों ने क्या किया, उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा शुरू कर दिया। इसमें क्या हुआ, औरंगजेब की विजय हो गई और उन्होंने दारा शिकोह समेत अपने 3 भाइयों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को क्या किया, उन्होंने आगरा में कैद कर दिया। आगे औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। पहला दिया गया है कि औरंगजेब ने 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों को पराजित किया, लेकिन 1680 में उन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया। उसके बाद उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान चलाए, जो कि अस्थायी रूप से सफल रहे। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसका कारण यह था कि उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप करना। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल के जो अभियान चलाए गए थे, वो प्रारंभ में सफल रहे, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करने के बाद मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे उन्हें मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला, लेकिन अंततः वह सफाविद ईरान भाग गए। आगे दूसरा दिया गया है कि अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग कि बीजापुर और गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में कब मिलाया, 1685 में बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा को। ठीक है, 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो कि छापामार पद्धति का उपयोग करते थे, के विरुद्ध अभियान चलाए। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध शुरू हो गया। आगे मानचित्र एक हम देखेंगे अकबर का शासनकाल, जो कि 1605 तक रहा। यहाँ मानचित्र 1 में अकबर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, उनको दर्शाया गया है। तो वे क्षेत्र कौन कौन से हम देख लेते हैं। काबुल, कांधार, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना, इलाहाबाद, रणथंभौर, चित्तौड़, अजमेर, सिंध, गुजरात, मालवा, गोंडवाना, बंगाल, उड़ीसा, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये सब क्या है, ये सब अकबर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। तो जो मुगल थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, वो इसमें विश्वास नहीं रखते थे। वे तैमूर वंशों की जो प्रथा थी उसमें विश्वास रखते थे, वे उसी प्रथा को अपनाते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था कि इसमें उत्तराधिकारी का जो विभाजन होता था वो समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, आगे यहाँ बॉक्स में दिया गया है कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा
की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। आगे लिखा गया है कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, इसके बारे में हम जानेंगे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर की पत्नी जो कि एक राजपूत कन्या थी, उनके साथ क्या हुआ था, एक वैवाहिक संबंध हुआ था, परंतु कईयों ने विरोध किया। जैसा कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किए, लेकिन जब वे हार गए तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय पूर्वक व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। तो जब भी मुगल राजपूतों से युद्ध करते थे और उन्हें युद्ध में पराजित करते थे तो वे उन्हें अपमानित नहीं करते थे, उन्हें सम्मान देते थे। तो मुगलों का राजपूतों द्वारा युद्ध में पराजित करना और उन्हें अपमानित न करने के बीच का जो ये संतुलन था, इसकी वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों ने अपना प्रभाव बढ़ाए रखा और इसी संतुलन को जहांगीर शाहजहां ने भी जारी रखा। लेकिन यह संतुलन हमेशा बरकरार रहे, यह एक कठिन था। औरंगजेब ने इस संतुलन को बनाए नहीं रखा। उसने जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। आगे है मनसबदार और जागीरदार। तो मनसबदार और जागीरदार में दोनों में क्या अंतर है, हम बता देते हैं। मनसबदार राज दरबार के अधिकारी होते थे। इनके पास राजनैतिक और प्रशासनिक अधिकार और कार्य होते थे। वहीं जागीरदार जबकि राज्य की ओर से कर वसूलते थे और उनका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। तो शुरू में जो शासन वर्ग में आते थे वो कौन कौन थे, सरदार और तुर्की थे। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने ईरानियों और भारतीय, मुसलमान, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी क्या किया, अपने शासन वर्ग में सम्मिलित कर लिया। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे उन्हें मनसबदार कहे जाते हैं, यानी कि मनसबदार कहलाए। तो मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार एक पद होता था। जैसे आज के समय में आईएएस क्या है, एक पोस्ट है, एक पद है, ऐसे ही उस समय में मनसबदार एक पद होता था। तो मनसबदार क्या होता है? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या होते हैं, मनसबदार कहलाते हैं। आगे, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना अधिक होता था। तो मनसबदार में जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में उनका पद उतना ही ऊंचा होता था। जैसा कि यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया है, जात की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। तो जिस मनसबदार के पास अधिक जात होंगे उनका दर्जा उतना ही ऊंचा होता था।
ठीक है। आगे लिखा गया अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार होते थे जो 5000 जाति की पदवी होती थी। वहीं औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? बिल्कुल, अगर मनसबदार की संख्या बढ़ेगी तो राज्य का खर्चा बिल्कुल बढ़ेगा। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदार को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो अगर आप जैसे वहाँ पे विभाजित किया गया था कि आपके पास जितने जात होंगे उसी के अनुसार आपको घुड़सवार रखने होंगे। तो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे, ठीक है, और उन्हीं के अनुसार ही उनको घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण करने के लिए लाते थे और वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे और इसके अलावा सैनिकों का पंजीकरण होता था। फिर इन सब कार्यवाहियों के बाद सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अथवा वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदार का जो वेतन था वो कैसे मिलता था? वो राजस्व एकत्रित करने वाले जो भूमि के रूप में वो पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं, जो कि तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इल्तुतमिश के समय में जारी की गई जो इक्ता प्रथा थी उसकी क्या थी, लगभग समान थी वो, ठीक है। आगे लिखा गया है, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। मुक्ति क्या होते थे? वो अपने ही जागीर पर रहते थे। इक्तादारी प्रथा में जो क्षेत्र था उसे क्या बोला गया था? उसे इक्ता बोला गया था और उसके जो मालिक थे उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। तो जो मुक्ति होते थे वो अपने ही क्षेत्र पर रहते थे, लेकिन मनसबदार मुक्ति से भिन्न थे। वो अपनी जागीर पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार होता था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो जो राजस्व वसूला था उनका वसूलने का काम कौन करता था? उनके नौकर ही करते थे। उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे और वे किसी दूसरे देश के किसी दूसरे भाग में नौकरी करते थे, यानी कि सेवारत रहते थे, ठीक है। आगे, अकबर के शासनकाल में जागीरों का बहुत ही सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका जो राजस्व है वो मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते स्थिति बहुत बदल गई थी। अब क्या हो गया? अब प्रांत का जो राजस्व था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम हो गया था और मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई थी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। तो औरंगजेब के टाइम पे आते आते क्या हो गया था? मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और जागीर कम थे। तो इससे क्या होता था? जिनको जागीर मिली थी वो यही सोचते थे कि इस भूमि से हम जितना राजस्व वसूल कर सके उतना कर लें। इससे औरंगजेब के अंतिम वर्षों में क्या हो गया कि भ्रष्टाचार फैल गया और औरंगजेब ने इस परिवर्तन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे क्या हो गया? किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ गया। यहाँ चित्र 5 में आपको दिखाया गया है कि सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ चित्र 6 में दिखाया गया है कि जहांगीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया है, जिसमें जो ये पहला चित्र है यहाँ पे ये दिखाता है कि एक भ्रष्टाचार अफसर जो कि रिश्वत ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भ्रष्टाचार अफसर है जो कि रिश्वत लेते हुए इसको दिखाया गया है और इसके नीचे यही दिखाया गया है कि एक अधिकारी गरीब को क्या कर रहा है? गरीब किसान को सजा दे रहा है। यही दूसरा चित्र दिखाया गया है कि एक अधिकारी है वो गरीब किसान को क्या कर रहा है? वो सजा दे रहा है। आगे दिया गया है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जैसा कि आप जानते हैं कि
राजा के राजस्व का जो मुख्य स्रोत होता है वो किसान ही होता है। ठीक है। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो किसान राजस्व कैसे देते थे? वो गांव के कुलीन या मुखिया या कोई सरदार, उनके माध्यम से ही किसान राजस्व देते थे राजा को। आगे, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो जमींदार क्या करते थे? वो एक मीडिएटर का काम करते थे। आगे, अकबर के राजस्व मंत्री हैं, उनका नाम है टोडरमल। उन्होंने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर, जिसे राजस्व कहा जाता है, निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। तो जब्त किसे कहते हैं? जब्त एक भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली है। इस व्यवस्था में हर 10 साल में कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था और इन आंकड़ों के आधार पर ही प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित किया जाता था। प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांतों को राजस्व मंडल में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई जाती थी, क्योंकि हर प्रांत में पैदावार अलग अलग होती थी। किसी प्रांत में अधिक पैदावार होती है तो किसी प्रांत में कम पैदावार होती है। इन्हीं के आधार पर प्रांतों में फसलों पर नगद के रूप में कर निर्धारित किया जाता था। और जो ये व्यवस्था थी इसे जब्त कहा जाता था। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। जहां पर मुगल के प्रशासनिक थे और जहां पे वे इनका निरीक्षण करते थे, उन्हीं पर जब्त व्यवस्था लागू होता था। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। आगे, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी। आगे यहाँ अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में दिया गया है। अकबरनामा के एक मित्र थे और उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था अबुल फजल। उन्होंने उनको अपने शासनकाल का इतिहास लिखने को कहा। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। उनको 3 भागों में बांटा गया है। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे 3 जिल्द भी कहा जाता है। तो जो पहला जिल्द है यानी कि जो पहला भाग है उसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। और जो तीसरा भाग है, जो तीसरा जिल्द है, उसका नाम है आईन अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, राजस्व, सेना और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण भी मिलता है। आगे है अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। तो प्रशासन का जो मुख्य अभिलक्षण है, प्रशासन के बारे में जो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, अकबरनामा के जो विशेषकर आईन अकबरी लिखा गया है, जो तीसरा भाग है, तीसरा जिल्द है, जिसका नाम है आईन अकबरी, उसमें हमें उनकी जानकारी मिलती है। अकबर के प्रशासन के बारे में हमें आईन अकबरी में ही जानकारी मिलती है।
अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई भागों में बांटा हुआ था, जिसे सूबा कहा जाता है। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। तो जो सूबेदार होते थे वो राजनैतिक और सैनिक दोनों प्रकार के मामलों का क्या करते, दोनों प्रकार के मामलों के कार्यों का निर्वाह करते थे। आगे, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जिसे दीवान कहा जाता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी। तो यहाँ पे ये कीवर्ड पूछा जाता है कि मुगल काल में बख्शी क्या था। बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी और सदर कौन होता है? सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। तो यह आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि मुगल काल में फौजदार कौन थे, सदर कौन थे, बख्शी कौन थे, कोतवाल कौन थे। तो आप याद रखेंगे फौजदार सेनानायक, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री होते थे, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था और बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी होता था। आगे यहाँ पे जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव उसके बारे में बताया गया है। तो जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा से हुई थी 1611 ईस्वी में, जिसे बाद में नूरजहां का खिताब मिला था। मेहरुन्निसा को शादी के बाद नूरजहां का खिताब मिला था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहती थी और उसको समय समय पर सहयोग देती रहती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक ओर उन्होंने खुद का खिताब उत्कीर्ण करवाया और दूसरी ओर यह वाक्य लिखवाया, रानी बेगम नूरजहां के नाम से। ठीक है, आगे बताया गया है कि अकबर के जो अभिजात थे वे बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च भी करते थे। जब तक वे वफादार रहे अकबर के प्रति, तब तक साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। लेकिन 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। आगे 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था, तब उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। तो जो धर्म के लिए चर्चा होती थी, वो जो स्थान होता था उसे इबादत खाना कहा जाता था। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। तो इबादत खाने में क्या होती थी, धार्मिक चर्चाएं होती थी। उसमें कुछ कट्टर भी थे, कुछ मतान्धता भी थे। तो जो कट्टर होते थे वो अपने धर्म के प्रति क्या थे, रूढ़िवादी थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि समाज में विभाजन और असमंजस पैदा होता था। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने इसके लिए सुलह कुल, जिसे सर्वत्र शांति कहता है, उसका विचार लाए। ठीक है, सही सूरता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र के एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो पूछा गया है कि सुलह कुल क्या है। इसका जो केंद्र बिंदु है वह नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो सुलह कुल में किस पे बल दिया गया, सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया। सुलह कुल में अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा था। ठीक है, उन्होंने सभी धर्मों का अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं इसके बारे में बताया। उन्होंने सहिष्णुता भी अपनाई,
अर्थात विभिन्न धर्मों के प्रति आदर एवं प्रेम के भाव को प्रदर्शित किया। ठीक है, आगे आगे लिखा गया है, अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की काफ़ी मदद की थी। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। ठीक है, आगे यहाँ लिखा गया है, अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। तो आप इसे याद रखेंगे कि मकतब खाना क्या होता है, जहाँ पे अनुवाद किया जाता है, जिसे अनुवाद ब्यूरो भी कहा जाता है। ठीक है, वो मकतब खाना होता है जहाँ पे अनुवाद कार्य किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे मकतब खाना कहते हैं। ठीक है, उन्होंने महाभारत, रामायण, लीलावती और युग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना, जैसे रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। आगे बॉक्स में लिखा गया है सुलह कुल। इसमें लिखा गया है, अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल के सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, जैसे सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। ठीक है, आगे लिखा गया है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। आइए पढ़ते हैं हम इसके बारे में। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता था, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। यानी कि जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको यहाँ पे दिखाया है। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। आगे मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। तो प्राथमिक उत्पादक कौन थे? किसान और शिल्पकार। उनके पास निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता था। इससे जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनिक किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। आगे लिखा गया है कि मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। यानी कि जो अमीर थे उनके पास धन भी था और संसाधन भी था, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, जैसे हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। उन्होंने नए वंशों की स्थापना की, खुद को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन फिर भी वो अभी भी खुद को
मुगल शासक के अधीन मान रहे हैं। ठीक है। 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी ये चैनल नया है तो इसको सपोर्ट कीजिए।